हेलो। आज हमारा टॉपिक है करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क आर टारगेट्स। टॉपिक नंबर है 1.1.1। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए हमारे पास एक सिस्टम है और सिस्टम के लिए अगर ये एक स्टैंड अलोन सिस्टम है तो इसके लिए एक फिजिकल सिक्योरिटी की नीड होगी। अगर हमारा सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट है, जैसे कि हमारे पास वाईफाई राउटर है, इसके साथ हमारा नेट सिस्टम्स कनेक्ट हैं, लैपटॉप कनेक्ट है, मोबाइल फ़ोन कनेक्ट है, आईपैड कनेक्ट है, तो फिर इधर ज़्यादा सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांसेस हैं। क्योंकि ये अगर वायरलेस राउटर है तो इसमें सारा हमारा ओपन एयर में वायरलेस सिग्नल्स जा रहे हैं जो इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, और इधर सिक्योरिटी ब्रीच होना ज़्यादा इजी है बनस्बत के एक स्टैंड अलोन सिस्टम के जो कि नेटवर्क से भी कनेक्ट नहीं हुआ, जिसमें किसी बंदे का एक्सेस होना, फिजिकल एक्सेस होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल का नेटवर्क है, एक लैन इन्वायरमेंट है, और अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है तो वहाँ थ्रेट के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते। तो अगर हम तीनों के थ्रेट लेवल को चेक करें तो सबसे ज़्यादा थ्रेट जो होगा वो वाईफाई कनेक्टेड डिवाइसेस का होगा, फिर उसके बाद लैन इन्वायरमेंट के डिवाइसेस का थ्रेट लेवल होगा, और फिर थ्रेट लेवल आपका फिजिकल मशीन का होगा जो स्टैंड अलोन है। तो इस टॉपिक के अंदर नेटवर्क्स आर टारगेट, तो ज़्यादा हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो नेटवर्क्स पे ही होते हैं, जो थ्रेट टारगेट्स होते हैं। तो कैस्पर इसका एक बहुत मशहूर कंपनी है, ये साइबर थ्रेट को रियल टाइम मैप पे डिस्प्ले करती है, और ये सारा डेटा लेती कहाँ से है अभी मैं आपको वेबसाइट पे विजिट कराऊंगा। तो ये देखें, इसमें इस टॉपिक में लिखा हुआ है नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोडक्ट डेट आर डिप्लॉय वर्ल्ड वाइड। जो इसके नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं उनसे फीडबैक लेकर रियल टाइम मैप क्रिएट करती है। तो चलें हम इसको देखते हैं, इसकी वेबसाइट को। इस टॉपिक के रिलेटेड जो है वेबसाइट बनाई हुई है इन्होंने, ये है, ये देखें, साइबर मैप kaspersky.com। सही है। इसके अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है ये देखें, मैप्स, स्टैटिस्टिक्स, बस और डेटा सोर्सेस के मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन सी सोर्सेस से डेटा कलेक्ट कर रही है। सही। अब हम इस वेबसाइट पे चलते हैं और इस वेबसाइट पे चेक करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा रियल टाइम मैप आ रहा है। इसके अंदर अगर मैं आऊँ तो ये देखें, इसके अंदर मैं आता हूँ, ऑन एक्सेस स्कैन, ऑन डिमांड स्कैन वायरस, वेब एंटीवायरस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और वेरेबिलिटी स्कैन, कैस्पर स्काई, एंटी स्पैम, बॉटनेट एक्टिविटी डिटेक्शन, लिस्ट गोज ऑन। सही है। तो इसमें आपको काफ़ी काम की वेबसाइट है, और इससे आपको पता चलेगा कि रियल टाइम में वर्ल्ड लेवल पे किस लेवल के थ्रेट्स परफॉर्म हो रहे हैं और किस लेवल के अटैक्स परफॉर्म हो रहे हैं। तो बैक टू द टॉपिक। अब हमारा टॉपिक है 1.1.2। टॉपिक नेम है रीजन फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी ब्रीचेस। जब नेटवर्क सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो आपकी ई कॉमर्स की सर्विस डिसरप्ट होती है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ बिजनेस डेटा होता है, पीपल्स की प्राइवेसी का फैक्टर आ जाता है कि किसी का अकाउंट हैक हो जाता है, किसी का पर्सनल डेटा हैक हो जाता है। इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इंटीग्रिटी का पिछली वीडियो में कि अगर $100 हैं तो उसके अंदर बंदा अगर 0 और लगा दे तो $1000 हो जाता है। लॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू लॉस्ट हो जाता है आपका। इसके अलावा थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एसेट अपने ओन पे रखते हैं या कोई आपकी रिसर्च है, बिजनेस आइडिया है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सही है। उसके लिए उसका चोरी होने का खतरा रहता है। थ्रेटन पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी का मतलब ये है कि ऐसी न्यूज़ जो लीक नहीं होनी चाहिए थी वो लीक करके पब्लिकली लीक कर दी जाती हैं। इसके अंदर होता ये है कि फिर आपकी जो इकोनॉमिक है और आपका जो समझें जितना भी पूरा सेटअप वगैरह चल रहा है उसको डिसरप्ट करा जाता है उस तरीके से। इसके नेटवर्क सिक्योरिटी के बहुत बेतहाशा रीजंस हैं कि उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप नेटवर्क सिक्योर अपना रखें। अब सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को जो जॉब होती है वो 24/7 365 डेज की होती है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप किसी और फील्ड में हो, सिक्योरिटी से हटकर किसी फील्ड में हो, तो उसमें इतनी जल्दी और फास्ट अपडेट नहीं आएगी।
एक तो ये मैंने बात बताई थी आपको, देखें सिक्योरिटी का डोमेन 365 डिग्री का है और इसके अंदर नेटवर्क सिक्योरिटी इतनी सी है, सही। इस नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर भी अपडेट डेली की अपडेट है, क्योंकि हर बंदा जैसे जैसे इंटरनेट पे कनेक्ट होता जा रहा है, इंटरनेट का साइज बढ़ता जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन चीजें आती जा रही हैं, तो सिक्योरिटी भी इतनी ज्यादा मस्ट होती जा रही है, उसका डोमेन उतना ही इंक्रीज होता जा रहा है। अब सिस्को ने इसके अंदर सिस्को टेलोस इंटेलिजेंस ग्रुप वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर वो थ्रेट्स जो सिस्को की डिवाइसेस पे थ्रेट्स हैं उनको शो करता है और उनकी अपडेट्स को शो करता है। तो ये मैं अभी आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर चलते हैं। तो देखें एक और वेबसाइट है इसी टॉपिक के अंदर, सिस्को प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंसिडेंस रिस्पांस टीम, PSIRT, सही है। ये इन्वेस्टिगेशन करती है, मिटिगेशन करती है पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज को। सिस्को का एडवाइजरी पेज है ये, सिस्को एडवाइजरी पेज। इसके अंदर सिस्को के मॉडल्स के ऊपर, सिस्को की डिवाइसेस के ऊपर, जितने भी सिस्को की डिवाइसेस लगी हुई हैं उनमें कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट हुई हैं, तो ये शो कर रहा होता है। इसको पढ़ना सिस्को का अगर नेटवर्क कहीं डिप्लॉय हुआ है तो उसके लिए बेस्ट है, लेकिन हमारे पास सिर्फ सिस्को का नेटवर्क नहीं होता, मतलब एक सिर्फ सिस्को वेंडर की नेटवर्क डिवाइसेस नहीं होती, इसमें हमारे पास हवावे भी होगा, HP भी होगा, और इसके अलावा हमारे पास माइक्रोटेक होगा, और जो है बला 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 लिस्ट गोज ऑन, सही है। इसमें हमारे पास बेतहाशा वेंडर्स होंगे नेटवर्क में। तो हमें जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी की स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें सारे जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको अप टू डेट रखना होता है, उनकी सबकी वल्नरेबिलिटीज़ हमें पता होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ उसमें पाई जाती हैं और उनको हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं ताकि हमारा जो लॉस है वो कम से। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वेक्टर ऑफ अ नेटवर्क अटैक्स। इसका नंबर है टॉपिक का 1.1.3। हमारे नेटवर्क के अंदर सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो अटैक वेक्टर देखी जाती है कि अटैक वेक्टर कौन सा है, यानी कि पाथ कौन सा है अटैक का। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास एक नई टर्म यूज़ हुई है थ्रेट एक्टर की, जो कि यूज़ की गई है अगेंस्ट हैकर। आप चाहे हैकर कहें या थ्रेट एक्टर कहें, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो जो अटैकिंग पाथ है या अटैक वेक्टर है, उसके ज़रिए हमारे जो एसेट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास सर्वर्स आते हैं, होस्ट आता है, और नेटवर्क भी हमारा एक एसेट होता है, क्योंकि नेटवर्क के भी अलग अलग पोर्शंस होते हैं। तो उसमें हमें जब सिक्योरिटी एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें इनसाइड अटैक हुआ है उसके अंदर या आउटसाइड से अटैक जनरेट हुआ है। तो सबसे मेन और स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है कि अटैक वेक्टर फाइंड किया जाए कि अटैक वेक्टर और अटैक जनरेट इनसाइड हुआ है या आउटसाइड हुआ है। अगर हम आउटसाइड अटैक की बात करें, जो कि इंटरनेट के थ्रू आ रहा होता है, जिसे एक्सटर्नल थ्रेट्स कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे यूजुअली हमारा जो नेटवर्क होता है, जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है और कॉर्पोरेट लेवल का नेटवर्क होता है, तो उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, जिसमें हमारे पास अमूमन फायरवॉल, IPS, IDS, इस तरह की सिक्योरिटी अप्लाइंसेस और XYZ सॉल्यूशन, मतलब सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, बहुत सारी चीज़ें डिप्लॉय होती हैं जो एज राउटर के ऊपर काम कर रही होती हैं या एज पॉइंट पे काम कर रही होती हैं, जहाँ से इंटरनेट के ज़रिए हमारे लोकल नेटवर्क लैन एनवायरनमेंट पे कनेक्ट हो रहा होता है। तो एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं ये इतने ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नेटवर्क में नहीं होते जितने हमारे पास इंटरनल थ्रेट्स होते हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास अटैक होता है, जो हमारा सबसे वर्नेबल पॉइंट होता है वो हमारा एंड यूज़र होता है। आया कहीं वो कोई मलिशियस USB तो कनेक्ट नहीं कर देगा किसी मलिशियस लिंक के ऊपर, तो क्लिक नहीं कर देगा। तो इस सूरत के अंदर हमारा जो इंटरनल थ्रेट है वो ज़्यादा वीकर पॉइंट होता है या ज़्यादा वर्नेबल होता है नेटवर्क के लिए। हमारे पास जब DDoS अटैक होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जिसको कहते हैं हम लोग, तो
उसकी वजह से हमारे नेटवर्क की कैपेसिटी जो है वो फिल हो जाती है, और जो हमारा लेजिटिमेट यूज़र है ये भी इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। बाज़ दफ़ा हमारे नेटवर्क में इंटरनल यूज़र्स एक्सीडेंटली या इंटेंशनली, दोनों सूरतों में अटैक परफॉर्म कर देते हैं और नेटवर्क के एक थ्रेट होते हैं, जिस सूरत में वो चुरा सकते हैं आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा रिमूवेबल मीडिया के ज़रिए। तो इस वजह से हमारी जो इन्वायरमेंट होता है कॉर्पोरेट लेवल का, उसमें यूएसबी डिसेबल की करी जाती है। इसके अलावा ईमेल और मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं इनको भी आपको मॉनिटर करके रखना होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके थ्रू वो डेटा जो है सेंड कर रहे हैं। वैसे तो कॉर्पोरेट लेवल पे मैसेजिंग सॉफ्टवेयर और ईमेल जो हैं उनको बंद रखा जाता है। वो सिर्फ सेलेक्टेड ईमेल आईडीज़ होती हैं और सेलेक्टेड लोगों के पास होती हैं जिनकी थ्रोली सिक्योरिटी चेक हुआ हो। नेटवर्क पे अगर अटैक होता है तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है हमारे सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस। सर्वर्स जिनके अंदर डेटा स्टोर होता है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो सर्वर्स और बाकी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करे हुए होती हैं, मीन राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स। इस सूरत में डिसकनेक्ट कर देना चाहिए नेटवर्क कनेक्शन को, ताकि जो नेटवर्क डैमेज है वो और ज़्यादा ना बढ़े अगर आप ये समझते हैं कि नेटवर्क पर अटैक हुआ है तो। कनेक्ट एंड इन्फेक्टेड यूएसबी ड्राइव। तो यूएसबी ड्राइव मसला ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें आप ये देख सकते हैं कि बंदा है, उस गाड़ी में आता है आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, लोग उसकी रेकी करते हैं और देख लेते हैं कि कब आता है कब नहीं जाता, आने जाने का टाइम क्या है इसका, तो वो इसकी गाड़ी के करीब ही यूएसबी को गिरा देते हैं। अब लाजमी बात है इस बंदे को ये यूएसबी मिलती है, ये जाकर फ़ौरन ऑफिस के एनवायरनमेंट में उसकी यूएसबी को इंसर्ट करता है, तो हमारा मालवेयर जो है इस यूएसबी में जो मालवेयर है वो इंसर्ट हो जाएगा हमारे नेटवर्क के अंदर, जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास इंटरनल थ्रेट जो है वो ज़्यादा कंसिडरेबल होते हैं बनस्बत के एक्सटर्नल थ्रेट्स के। तो इसमें हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, जिसकी वजह से हम इंटरनल थ्रेट्स और एक्सटर्नल थ्रेट्स को मिटिगेट करते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है डेटा लॉस। इसका नंबर है टॉपिक का 1.1.4। डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। ये टर्म आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। आजकल के टाइम में जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी डेटा क्रिएट कर रही हैं। डेटा इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे फर्स्ट करें बेल बोर्ड है, इधर एक नई टोयोटा करोला की गाड़ी का ऐड लगा हुआ है, सही। यहाँ पे से हज़ारों लोग गुजरते हैं, इसमें हम 3 लोगों को कंसिडर करते हैं, एक एडल्ट, एक ओल्ड एज बंदा और एक हमारे पास। तो अब जैसे गाड़ी का बोर्ड था और ट्रेडिशनल एडवर्टीज़मेंट हुई हुई थी, तो देखें ये बच्चा जो है इसकी कैपेसिटी नहीं है ख़रीदने की, ये बूढ़ा बहुत कम चांस है ख़रीदे क्योंकि इसका टाइम इतना ज़्यादा रहता नहीं है। ज़्यादा जो टारगेटेड कस्टमर है वो एडल्ट है। तो ऐड इसने भी देखा, इसने भी देखा, इसने भी देखा, लेकिन मेन टारगेट हमारा एडल्ट है। एडल्ट में भी फिर फर्दर सब कैटेगरीज़ होंगी, लेकिन अगर यही काम सोशल मीडिया से करा जाता तो सोशल मीडिया सिर्फ उन 100 लोगों को ये ऐड दिखाती जो कि हमारे सेलेक्टेड कस्टमर हों
जिनके पास बाइंग पावर हो या जो हाईली इंटरेस्टेड हो टोयोटा के लिए कार खरीदने के लिए। तो इस एग्जाम्पल से आपको होगा कि हमारे पास डेटा जो है वो वैल्यूएबल एसेट है। डेटा के अंदर हमारे पास कौन कौन से डेटा इस टॉपिक में इंक्लूड किए गए हैं? रिसर्च वर्क, डिप्लॉयमेंट, सेल्स, फाइनेंशियल डेटा, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल डेटा, एम्प्लॉय डेटा, कॉन्ट्रैक्टर डेटा, कस्टमर डेटा। मैं चंद चीज़ों की मिसाल दे देता हूँ आपको, जैसे कि एम्प्लॉय। तो अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशंस के बेहतरीन एम्प्लॉयज़ का डेटा पता है तो उस एम्प्लॉय को डबल पैकेज पे आप ऑफर करा जा सकता है। ये यूज़ होती है टर्म। कॉन्ट्रैक्टर कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के कौन कौन मेजर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। कस्टमर्स कि आपके सेलेक्टेड कस्टमर्स कौन कौन से थे। किसी भी कंपनी का कस्टमर डेटाबेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंशियल डेटा के बाद, क्योंकि फाइनेंशियल डेटा में जैसे उसको फाइनेंशियल लॉस होगा एक दफ़ा हो जाएगा, सही है। कस्टमर डेटा अगर गया तो उसका लॉस लाइफ टाइम है, क्योंकि कोई और बिजनेस ले जाएगा। डेटा लॉस होने की सूरत में जो उन्होंने पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें हैं वो है ब्रांड डैमेज एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन। ब्रांड डैमेज हो जाएगा, जैसे बहुत सारी आपने कंपनीज ऐसी देखी जो जिनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई। लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लॉस ऑफ कस्टमर्स, लॉस ऑफ रेवेन्यू। लीगल एक्शन हो जाता है इन लोगों के लिए बास कंट्रीज़ के अंदर जब डेटा ब्रीच होता है। तो और significant cost and effect to notify affected parties and recover from the breach। हमारे पास कुछ सिस्को मेंशन करता है जिसके अंदर डेटा लॉस प्रिवेंटेशन कंट्रोल्स होते हैं, जिसको DLP कहा जाता है, DLP कंट्रोल्स कहा जाता है। इसके अंदर चंद आपके डेटा प्रिवेंशन टेक्निक्स बताई जाती हैं, चंद इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस लगाए जाते हैं, कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। कि ईमेल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके अगर कोई सेंसिटिव इन्वायरमेंट है तो उसमें अलाउ नहीं करेंगे आप। इसके अलावा अनइनक्रिप्टेड डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए आपके इन्वायरमेंट में। जितनी भी डिवाइसेस हों उनका पर्टिकुलर बैकअप हो और वो इनक्रिप्टेड हो। क्लाउड स्टोरेज जो है उसके बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा कि आप कहीं भी किसी भी रिमोट लोकेशन से ले सकते हैं, लेकिन वीक सिक्योरिटी सेटिंग्स भी हैं। अगर आपने वीक सिक्योरिटी सेटिंग्स, एक यूज़र है उस यूज़र ने पासवर्ड ही वीक डाला हुआ है या उसने मल्टीपल साइट पे सेम पासवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो ये वीक सिक्योरिटी सेटिंग्स होंगी। वो भले क्लाउड के अंदर कितनी भी अच्छी सिक्योरिटी लगा ले, लेकिन जब उसने एंड यूज़र का पासवर्ड ही हल्का डाला हुआ है तो वो आराम से ब्रीच हो सकता है। इसके अलावा रिमूवेबल मीडिया है जो कि हाईली नॉट रेकमेंडेड होता है किसी भी नेटवर्क के अंदर। इसके अलावा पास बाज़ हार्ड कॉपीज़ होती हैं, तो हार्ड कॉपीज़ को डिस्पोज करना है थ्रूली, जैसे कि बाज़ लोग बर्न आउट कर देते हैं और बाज़ लोग शेयर्ड मशीन्स होती हैं उनके अंदर शेयर्ड कर देते हैं। इम्प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल, तो एक्सेस कंट्रोल में जो पहला DLP आता है हमारे पास, वो पासवर्ड आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो हमारे पास सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए जिसके अंदर एक सिक्योर पासवर्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि इतने करैक्टर का पासवर्ड हो, इतने स्पेशल करैक्टर्स आने चाहिए, इतने दिन बाद पासवर्ड चेंज हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, और इतने पासवर्ड के अंदर कैपिटल्स लेटर्स भी हों। तो ये हमारे पास
सिस्को के DLP कंट्रोल्स थे जो डेटा लॉस के लिए यूज़ होते हैं, जिससे डेटा लॉस की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।